सैनिकों की पेंशन और आर्थिक सहायता, सैनिकों का पुनर्वास और सैनिक कल्याणकारी योजनाएं और सैनिकों की उलझनें और शिकायतों का निवारण करना। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, जिसे हम DESW के नाम से जानते हैं, न से रिटायर्ड सैनिकों, उनके परिवारों, वीर नारियों और आश्रितों की देखभाल करना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ये विभाग सुनिश्चित करता है कि हमारे वीर सैनिकों का सेवा समाप्ति के बाद न सम्मान कम हो और न ही स्वावलंबन। ये विभाग पेंशन, पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े सभी पहलुओं पर अपनी नजर रखता है। समाज के अंदर सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ एक भूतपूर्व सैनिक को स्वावलंबी बनाना मेरा एम है, मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए MOD के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी भूतपूर्व कल्याण विभाग है जो MOD के अंदर काम करता है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था, यानी सीधा संदेश दिया था कि अभेद सुरक्षा, अजय सेना और सैनिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या सैनिकों की जो पेंशन और आर्थिक चीजें आपके पास मिल रही हैं? क्या आपको DGR में रोजगार मिल रहा है? क्या आपको वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की सुनवाई हो रही है? क्या आपको वो सम्मान समाज में मिल रहा है जिसकी बात कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? DSW का, MOD का ये वीडियो है आज का। उन्होंने सीधी बात कही और सीधी बात हो रही है जो उनके सचिव हैं और ज्वाइंट सचिव हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि लोगों को पेंशन देना। जो लोग डिवोर्ड हो गए, रिलीज हो गए, उनको पेंशन, मासिक पेंशन दिया जाता है। जो लोग रिटायर भी होते हैं, 60 साल की उम्र हो गई, उसके बाद रिटायर कर गए, उनको भी पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिविल एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में यहाँ पर देखेंगे अर्ली एज में लोग रिटायर हो रहे हैं और उनको पेंशन भी दिया जा रहा है। यानी ESW के सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी नितिन चंद्रा साहब और हरिप्रसाद साहब से सीधी वार्तालाप हो रही है और वो भूतपूर्व सैनिकों को सीधा संदेश दे रहे हैं। 25 मिनट का वीडियो है, उसके अंश में ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर कितनी एक डिपार्टमेंट है जो हमारे वेलफेयर के लिए बैठा है, हमारे पुनर्वास के लिए बैठा है, हमारी पेंशन विसंगतियों के लिए बैठा है, हमारे को रिटायरमेंट के बाद, यानी हम फौजी से जब सिविलियन बनने जाते हैं तो हमारी देखभाल कैसे की जाए। ये कह रहे हैं कि एक सैनिक अर्ली एज में आ जाता है 40 से 45 साल में, उसको सब चीज की जरूरत होती है, उसके पास बूढ़े माँ बाप का एक उनके बंदोबस्त के लिए उसको चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा, शादी के लिए पैसा, घर मकान के लिए पैसा। हम पेंशन तो देते हैं लेकिन बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हम क्या क्या देना चाहते हो, क्या क्या देंगे, इस वार्ता में है। वन रैंक वन पेंशन यानी जो लागू किया है उसका 10वां यानी उसकी 10वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। कब? नवंबर में, 7 नवंबर 2015 के जो रेफरेंस से हुआ है, तो 2025 आप समझ सकते हो, इस 24 में इसको मनाने का प्रोग्राम हो रहा है। तमाम ऐसी चीजों का समायोजन जो कि सैनिकों के लिए ये कितने कटिबद्ध हैं, कितना इनका कमिटमेंट है। और उन्होंने सीधा कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री सैनिकों के क्या चाहते हैं। और ये वो डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलरली हम और आपके लिए, तो क्यों ना हम इनकी बात सुने, क्योंकि सचिव है, पूरे वहां के बॉस हैं, उसके अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी आखिर क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देखना। ये MOD की तरफ से DSW की अवराज ने आज ही अपलोड किया है और सीधा पूर्व सैनिकों को संदेश दिया है। धन्यवाद दोस्तों। 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। विजन तो आपने जान लिया, अब आइए उनसे बात करते हैं जिनके कंधों पर है ये जिम्मेदारी। आज के मेरे खास मेहमान हैं सेक्रेटरी ESW डॉक्टर नितिन चंद्र, जिनसे हम जानेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हमारे पूर्व सैनिकों का किस तरीके से ख्याल रख रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और समस्याओं का समाधान करता है।
हमारे पूर्व सैनिकों को उनकी लाइफ के बेहद इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन यानी कि उनकी आर्मी लाइफ से सिविलियन लाइफ में लाने के ट्रांजिशन को सुगम बनाने में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताएं कि इस विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के लिए ये कौन कौन सी योजनाएं लेकर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मौका दिया है इस बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रसारण कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, जिसमें कि इतने बड़े देश भारतवर्ष की डिफेंस मंत्रालय उसका एक हिस्सा है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। उसकी कहानी समझाने के लिए लोगों को, सब कोई जानते हैं, ये सर्वविदित भी है कि हर देश में सेना होती है उसकी सुरक्षा के लिए, सामरिक सुरक्षा के लिए। हमारे देश में भी है, बहुत बड़ी सेना है। सेना को हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना होता है। वो थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ी हो तो वो टॉलरेंस लिमिट के ऊपर चला जाता है। तो चुस्ती और शक्ति, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही माप तौल करके उसको मैनेज किया जाता है सेना। तो जैसे जैसे उम्र होता है, लोग भर्ती होते हैं यंग एज में, उम्र होता है, उसके बाद उनकी फिटनेस भी लोगों की उम्र के साथ साथ कमती जाती है। तो बहुत ही अधिक संख्या में सेना से लगभग 60,000 लोग प्रत्येक वर्ष इसलिए अलग हो जाते हैं, सेना से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अब वो शारीरिक क्षमता, जितनी चुस्ती, जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी नहीं है। और बहुत यंग एज में होता है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, ऐसे। किसी को कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इस कारण से बहुत ही अधिक संख्या, मैंने कहा 60,000, लगभग 60-65,000 लोग प्रत्येक वर्ष सेना से डिवोर्ड हो जाते हैं, उनको रिलीज़ किया जाता है। तो फिर वो, उसका तो उस समय परिवार होता है, उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी शिक्षा का व्यवस्था है, उनके घर में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, उनको भी देखभाल करना है। कौन करेगा? उस सैनिक का और उस सैनिक के परिवार का, उसकी क्या कोई जिम्मेवारी किसी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सरकार की ये सोच है कि ये जिम्मेवारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, सेना में शक्ति भी होनी चाहिए। तो जो लोग को रिलीज़ किया जाता है, डिवोर्ट किया जाता है, उनके देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण, यह विभाग जो है, जो कि रक्षा मंत्रालय का एक अंश है, ये गठित हुआ है। और इसका बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। तो सबसे पहला, और इतना स्केल में दिया जा रहा है, अच्छा से दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपना परिवार का भी देखभाल कर सकें। तो पेंशन का एक बृहत योजना जो है वह ये विभाग चलाती है। ऐसे ऐसे और भी कई कार्यक्रम हैं। जी, विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया, देखा जाए तो इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला, पेंशन प्रदान करना और आर्थिक सहायता देना। दूसरा, पूर्व सैनिकों को रीसेटलमेंट यानी उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम सुनिश्चित करना, जिसका जिम्मा डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट पर है। तीसरा, पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। और चौथा, उनकी उलझनों और शिकायतों का निवारण करना। यहाँ जब मैं कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही हूँ तो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। सर, हमारे लिसनर्स को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको कि OROP आप कह रहे हैं, वह सरकार की एक बहुत समझी हुई और नापी तौली व्यवस्था है, जो कि सेना में जो पेंशन वितरण होता है उसके अंदर जो विसंगतियां होती हैं, जिस पर कि बहुत वर्षों से सेना के लोगों के द्वारा यह एक सोच था, एक भावना थी कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। अब एक ही रैंक का व्यक्ति है, मेजर जनरल है जैसे कि, या सूबेदार ही है। अब अलग अलग वर्ष में जो रिटायर किया है उसका पेंशन अलग अलग हो जाए। किस वर्ष रिटायर किया उस पर भी निर्भर करता है, रैंक पर ही निर्भर नहीं करता। तो ये सोच सैनिकों में भी थी, उनका ये इच्छा थी कि इसको किसी तरह से दूर किया जाए। इसकी ये जो विषमता है, सरकार ने भी ये सोचा, और जब ये नई सरकार 2014 में जब आई तो सबसे पहला जो कदम उठाया कि ये विसंगतियाँ को, इतनी महत्वपूर्ण हमारी जो संस्था है, सेना है, उसमें इसको अलविदा किया जाए, और हम फिर ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में आए। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर पी हरि प्रसाद सर, जॉइंट सेक्रेटरी DESW भी हैं, और वे 1 रैंक 1 पेंशन कितनी अहम योजना है इसके बारे में हमें बता रहे हैं।
एक महत्वपूर्ण डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। वन रैंक वन पेंशन पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर ऑल दी आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अक्रॉस ऑल दी रैंक्स विथ इक्वल रैंक, इक्वल पे, इक्वल पेंशन। और एक पॉलिसी 5 प्रिंसिपल के अंतर्गत उनको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट 2015 नवंबर 7 को। और इस साल हम उसका 10th ईयर एनिवर्सरी भी हम लोग मनाने जा रहे हैं 7 नवंबर को। अभी तक सरकार करीब 1,10,000 करोड़ इस OROP के प्रति एडिशनल खर्चा किया गया है। तो मेन मुद्दा यही रहा कि हर एक 5 साल में इक्वलाइजेशन करना है और उसका प्रीवियस ईयर का डाटा लेकर के एवरेज तक, जो न्यूनतम वाले को एवरेज तक लाना है और जो ज़्यादा पा रहे हैं उसको कोई नुकसान ना करके उसको प्रोटेक्ट करना है। यही OROP का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये कुछ एसोसिएशन जो हैं अपना प्राइवेटली गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, और ये महत्वपूर्ण पॉलिसी को 3 मेंबर बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड भी किया गया है कि ये पॉलिसी में ना आर्बिट्रेरीनेस है, ना कोई भेदभाव नहीं है, और ये पहले जैसे बताया गया है वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। किसी से भेदभाव नहीं किया है, जो पॉलिसी में लिखा गया है उसी का अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जी नितिन सर, मैं फिर से आपकी ओर रुख करूंगी। अब बात करेंगे पूर्व सैनिकों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट पूर्व सैनिकों के लिए टाइम टू टाइम बहुत सी वर्कशॉप्स और स्किल डेवलपमेंट सेशंस को भी आयोजित करता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि पूर्व सैनिकों को नई टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन कर उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। इन प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये इनिशिएटिव्स उन्हें न सिर्फ जॉब मार्केट में बेहतर अवसरों के लिए कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, बल्कि उनके आर्मी लाइफ से सिविलियन लाइफ में आने के ट्रांजिशन को भी बहुत ही सुगम बनाते हैं, ताकि अपनी सर्विस से रिटायर होने के बाद वो एक सक्सेसफुल सेकेंड इनिंग्स को भी एंजॉय कर सके। सर, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, 60,000 लोग मैंने कहा कि हर साल रिटायर कर पेंशन मिलता, लेकिन उनके पास वो तो नौकरी से बाहर हो गए, कोई व्यवसाय नहीं, कोई व्यवस्था। तो सरकार की ये सोच है कि भाई के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए नेशनल इकोनॉमी में, सिविल सोसाइटी में, और इनका भी सेटलमेंट हो। तो रिसेटलमेंट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड संस्था है जिसको कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट कहा जाता है, और उसको एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हेड करते हैं, और उनकी 5 जोनल ऑफिसेज हैं पूरे देश में। बहुत अधिक संख्या में, देखिए आज के ज़माने में जैसे बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, आपके बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PSUs हैं। इन बहुत सारे संस्थाओं में सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता होती है, और सभी संस्थाओं की इच्छा है कि अगर उनके सिक्योरिटी गार्ड किसी एक्स सर्विसमैन के द्वारा भर दिया जाए तो उनको बहुत ही लाभ मिले। कि हम फिर क्या करते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो हमारे हैं हमारे देश में 22-23 लाख में, उन सब के बीच में हम लोग ये मैसेज पहुंचाते हैं कि जो भी इस तरह की नौकरी करने की इच्छा रखता हो वो अपना एप्लीकेशन देता है, वेबसाइट्स के माध्यम से ये सारा किया जाता है, एकदम पेपरलेस। और उसमें हम लगभग हर साल लगभग 35-40 हज़ार व्यक्तियों को हम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हम लोग लगा देते हैं, और इसकी अभी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ा अच्छा है कि एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेकेंड इनिंग की जो बात की जा रही है वो मिलता है। मिल्क बूथ है, आप देखते होंगे शहर के अंदर बहुत सारे मिल्क बूथ हैं, उसमें भी हम लोग एक्स सर्विसमैन को हम लोग देते हैं। पेट्रोल पंप है, CNG गैस स्टेशन है, उसमें भी हम लोग हमारे जो डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट है उनके माध्यम से देते हैं। कोल माइंस है, कोल माइंस के अंदर जो कोयला का खदान है, उस खदान से कोयला को निकाल करके ट्रक में डाल करके फिर उसको जो है रेलवे साइडिंग के ऊपर लाना, वैगन में लोड करना, ये सारा व्यवस्था भी जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। तो जो कोल कंपनीज़ हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, प्लस हमारे ESM की कंपनीज़ हैं, हमने ESM की कंपनीज़ बनाई और उन कंपनीज़ को हम लोग
कोल कंपनी के साथ MOUs वगैरह करके उनको हम ये काम वगैरह देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा उनका व्यवसाय चलता है। सर हम जॉब फेयर्स की भी बात करें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की भी बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं एक सर्विसमैन को, वो आज के दौर में जुड़ने के लिए बहुत ही बेहतरी का काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताएं कि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आप किस तरीके से उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, इस बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। आज का युग जो है टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग है, और जो टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे रह गया वो पिछड़ा ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत ज़रूरी है कि सभी व्यक्तियों का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का अपग्रेडेशन होता रहे और कंटिन्यूस होता रहे, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। इसका कभी अंत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में लीप्स होते हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उसमें कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ जो अदर रैंक्स एक्स सर्विसमैन हैं, तो दोनों कैटेगरी के लोगों के अच्छे अच्छे संस्थाओं के द्वारा, जो हाई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ये संस्थाओं के साथ हमारा साझा होता है, MOUs होते हैं, और उसमें हम स्पॉन्सर करते हैं इन एक्स सर्विसमैन को। वहाँ पर 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, और उसका पैसा भी हम लोग उसको स्पॉन्सर करके हम लोग देते हैं। और जितनी प्रकार की ट्रेनिंग्स हमारे जो हैं, उनके चॉइस के अनुसार कोई कोर्स वो करना चाहते हैं तो उन कोर्सेज को भी हम बताते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी नॉलेज एक्स सर्विसमैन को नहीं है, तो उन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ट्रेनिंग करके लोग अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उनकी सारी लिस्ट हम अपने वेबसाइट पे रखी भी है, और लोग उसमें देख करके उसको अप्लाई करते हैं, उसमें जाने की इच्छा भी रखते हैं, हम लोग उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पूरी प्रोसेस की एक अहम कड़ी है पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निवारण। उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और भविष्य आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। पूर्व सैनिकों के विषय में अगर उनकी समस्याओं के विषय में कहा जाए तो एक तो आय संबंधी समस्याएं हुई, आय का साधन होना चाहिए। एक दूसरा है कि स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पड़ती जाती है। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पूरे देश में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक संस्था हमारे पास है, जिसको हम एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनके अंतर्गत कई रीजनल सेंटर्स हैं, 30 से भी अधिक रीजनल सेंटर्स पूरे देश में हैं। 3-4 हज़ार डॉक्टर्स हमारे पास हैं, जो कि 427 पॉलीक्लिनिक्स के अंदर बैठे हुए हैं। और ये लोग जो है लगभग 56 लाख, 22-23 लाख तो एक्स सर्विसमैन है, लेकिन उनके डिपेंडेंट्स की संख्या, उनके बाल बच्चों की संख्या, उनके परिवार की संख्या जोड़ लिया जाए तो 56 लाख लोगों को फ्री हेल्थ केयर इन पॉलीक्लिनिक्स के द्वारा किया जाता है। और जो ट्रीटमेंट, जो डायग्नोसिस हमारे पॉलीक्लिनिक के माध्यम से संभव नहीं है, तो हमने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल भी किया हुआ है। 3000 से भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं पूरे देश में, जिनकी सेवाएं हम मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि विभाग का बहुत अच्छा संख्या में वो उसका बजट भी खर्च होता है। 9,000 पिछले साल 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोगों ने इस पर खर्च किया था। तो ये एक बहुत अच्छी उत्तम किस्म की व्यवस्था है, जो कि पूर्व सैनिकों को जीवन सारा उनको जो है मुफ्त की औषधि, मुफ्त का ट्रीटमेंट और मुफ्त का जो ऑपरेशन हो, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, प्रोसीजर हो, कुछ भी हो, वो सारी सेवाएं मुफ्त में हम देते हैं। और इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि उनको हम जो औषधि देते हैं वो पॉलीक्लिनिक में आके लेते हैं, हम उनको डोर डिलीवरी के माध्यम से भी हम लोग उसको पहुंचाने की हम लोगों ने योजना रखी है इस बार। जॉब फेयर के बारे में आप कह रहे थे, तो हम लोग हर राज्यों में कोशिश करते हैं कि एक एक जॉब फेयर हम लोग करें, जहाँ पर कि प्राइवेट कॉरपोरेट्स को हम लोग आमंत्रण करते हैं और उनके माध्यम से, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग उनके कंपनीज में रहें, तो उनके माध्यम से कई वैकेंसीज भी निकलती हैं। और प्रत्येक जॉब फेयर में लगभग
1,500 से 2,000 नौकरियां जो है की व्यवस्था हो पाती है, और उसमें 50-60 कंपनीज हैं जो कि ज्वाइन करती हैं जॉब फेयर में। हम लोग हर महीने 1 या 2 जॉब फेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले अप्रैल से हमने हिंडन में, उत्तर प्रदेश के हिंडन में किया, फिर हम लोगों ने कानपुर में किया उत्तर प्रदेश में, फिर हम लोगों ने एक रांची में किया, बेंगलोर में किया, और इस तरह से हम लोग देश के, अभी जयपुर में इस महीने में हम लोग करने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में। तो इस तरह से देश सारा हम लोग जो है जॉब फेयर करते हैं, जिसमें कि वहाँ के एक्स सर्विसमैन को बुलाते हैं, वहाँ के कंपनीज को बुलाते हैं, और वो भी व्यवस्था होती है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं जो कि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं, तो उनके लिए पेन्यूरी ग्रांट है, विडोज ग्रांट है, मुफ्त का हम लोग एक्स ग्रेशिया उनका पेमेंट उनका करते हैं, पर मंथ उनको उनके घर पर मिलता है। उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम किया हुआ है, जिसको कि हम प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम करते हैं। भविष्य कैसे देखते हैं, ये जो सवाल आपने किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा दूरदर्शी बनाना चाहते हैं सभी विभागों को, और बड़ा बड़ा प्लान भी हम लोग करते हैं। 5 साल का प्लान होता है, हमारे विभाग की तरफ से भी हम लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की भी है, और हम चाहेंगे कि जो भविष्य आने वाला है उसमें हर एक सर्विसमैन को जो सेवा मिल रही है वो ऐसे स्टैंडर्ड की हो, ऐसे क्वालिटी की हो, जिससे कि उसका संतोष अधिक से अधिक हो सके। एक उसकी कॉस्ट, जो गवर्नमेंट की कॉस्ट डिलीवरी में, वो कम से कम हो सके, स्पीड ऑफ डिलीवरी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और ट्रांसपेरेंसी भी सबसे ज़्यादा हो। इसको अचीव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और हम अभी तक टेक्नोलॉजी का सहारा ले भी रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस पर विचार विनिमय कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम लोग सारे जो एक्स सर्विसमैन की जो कम्युनिटी है उनको हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक सूत्र में जोड़ देंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय बहुत से युवा हमें सुन रहे हैं, और साथ ही पूर्व सैनिक भी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो युवाओं के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए हम रक्षा सूत्र जो पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो ये मौका हमें मिला है कि देश के सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का, सेना का अंश होने का, ये बहुत ही गौरव की बात है। और इस गौरव को जब हम अपने मस्तिष्क में, अपने मन में हम जब लाते हैं, तो एक विचित्र तरह का हलचल होता है, विचित्र तरह का मोटिवेशन हमें मिलता है, एक जुनून होता है कि हम कुछ बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का हम काम करें। और जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन सेना के अंदर है, जो सेंस ऑफ लॉयल्टी सेना के अंदर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी है सेना के अंदर, वो चीज़ इंस्पिरेशनल है पूरे समाज के लिए। हमारे विभाग की तरफ से हम पूर्व सैनिकों के आराम के लिए हम काम करते हैं, उनकी सेवा के लिए हम काम करते हैं। तो सरकार की तरफ से सेना में काम करने वाले सभी लोगों को यह आश्वासन देता है, यह विभाग आश्वासन देता है कि आपकी पूरी करियर सेना में हो या सेना के बाहर, पूरी करियर, पूरी जीवन तक इस विभाग के माध्यम से बहुत ही सुंदर करने का व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को निश्चय ही बहुत तरीके से इसको सुदृढ़ किया जा सकता है। हम लोग चाहेंगे कि सेना में काम करने वाले लोग, दूसरे लोग भी, बाहर के लोग भी, इस विभाग में कैसे और अधिक मजबूती आ सकती है।